Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, आज से हम शुरुआत करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इन सभी के बारे में आने वाले वीडियोस में और आज चर्चा करेंगे। आज बेसिकली जान लेते हैं कि वर्ब के कौन कौन से टाइप होते हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब वो वर्ड है जो किसी कार्य यानी कि एक्शन, अवस्था यानी कि स्टेट, घटना यानी कि इवेंट को बताता है। जैसे कि सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। एक्शन क्या हो रहा है? रन यानी कि भागना। सी इज हैप्पी, इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो है इज, और हैप्पी किसको दर्शा रहा है? किसी इमोशन को कह सकते हैं या किसी स्टेट को। तो चूंकि यहाँ पर किसी स्टेट को यानी कि हैप्पी इज ए एडजेक्टिव हियर एंड दैट डिस्क्राइबिंग टू सब्जेक्ट ही, एंड देर इज ए लिंकिंग बोथ ऑफ देम, सो इट इज कॉल्ड ए लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों, जब कोई वर्ब एक्शन, घटना या अवस्था को बताती है, तो एक वर्ब तो ऐसी होती है जो जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, दूसरी जो मेन वर्ब होती है, तीसरी आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में थोड़ा नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि वाक्य में बिना वर्ब के वाक्य अधूरा होता है। हमें यह पता नहीं चलता कि वाक्य में हो क्या रहा है। तो हर वाक्य के लिए एक वर्ब होना जरूरी है। अगला है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, यानी कि क्वेश्चन से पूछे क्या या किसे, यानी कि वर्ब से पूछे क्या या किसे, तो आंसर में कुछ आना चाहिए। तो जो आंसर में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य होता है। जैसे कि सी ईट्स एन एप्पल, वह क्या खाती है? सेब। यहाँ पर एन एप्पल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ही राइट्स ए लेटर, वह क्या लिखता है? ए लेटर। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह कहें सी ईट्स, तो वाक्य अधूरा लगता है कि क्या खाती है? वह खाती है। वह खाती है व्हाट? कुछ नहीं पता चला। तो ईट, राइट, रीड, बाय, मेक जैसी क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब में आती हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसी का विपरीत होता है दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक नहीं होता या अनिवार्य नहीं होता। अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, वरना नहीं आता है तो भी बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाता है। जो सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो इंट्रांजिटिव तो होती ही हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती। अगला है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसका उपयोग वाक्य में यह दिखाने के लिए किया जाता है कि वाक्य में जो एक्शन हो रहा है, वर्ब है, वो किस टाइम पे हो रही है, और वर्ब पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, वो दर्शाती है। जैसे कि कुछ जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं प्रेजेंट की इज एम आर, पास्ट की वॉज वर, हैव परफेक्ट की, हैज परफेक्ट की, हैड पास्ट परफेक्ट की, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनेट की, डिड पास्ट की, विल शैल फ्यूचर की। सी इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पर इज एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है जो मदद करती है रीडिंग के बारे में बताने के लिए कि काम अभी चल रहा है। डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डू एक हेल्पिंग वर्ब है जिससे कि क्वेश्चन किया गया है, जो क्वेश्चन करने का काम कर रही है कि तुम क्या करते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो दोस्तों, जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके दो कार्य होते हैं। एक तो वो स्पष्ट करते हैं कि कौन से टाइम पर आपका एक्शन हो रहा है। दूसरा, कई बार हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए उनका यूज करते हैं।
अगला है जेरेंड। जेरेंड भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जेरेंड का मतलब होता है कोई वर्ब में आईएनजी जुड़ जाए और वो किसी नाउन का काम करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। और जेरेंड नाउन बनकर किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को बता सकता है। अगला है दोस्तों इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब की वह फॉर्म होती है जब वर्ब से पहले टू लग जाए और वो या तो सेकेंडरी वर्ब का काम करे या फिर वो किसी अन्य काम को करे, लेकिन मेन वर्ब नहीं होगी, क्योंकि मेन वर्ब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से होती है। और जब वाक्य में दो वर्ब आ जाएं, जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, इसमें दो वर्ब हैं दोस्तों, एक चाहना और एक सीखना। तो चाहना मेन वर्ब है, वो क्या है, वांट, यानी कि चाहना। तो सीखना के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लर्न, क्योंकि हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करते। यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है। बेयर इन्फिनेटिव कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिना टू के जो वर्ब आती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगला है दोस्तों पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मुख्यतः आपकी वर्ड की थर्ड फॉर्म यानी कि ईडी लगाकर या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाई जाती हैं, जो कि वाक्य में किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती हैं। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसे मैंने ऊपर बताया था इज, उसी तरह से लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं जो किसी कॉम्प्लीमेंट को या एडजेक्टिव को, जो कि प्रेडिकेट पार्ट में आती हैं, उनको डिस्क्राइब करने का काम करे, किसके साथ, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करे। तो ऐसी वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। या फिर ये समझ लीजिए लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं जो किसी स्टेट या कंडीशन को दिखाती हैं कि कैसी कंडीशन है सब्जेक्ट की और उसके साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट आया है, इत्यादि को ये शो करती हैं। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, जैसे कि सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वह हर रोज सुबह दौड़ती है। देखो दोस्तों यहाँ पे रन्स, अगर मैं कहूँ वह हर रोज दौड़ेगी तो क्या बन जाएगा, सी विल रन एवरी मॉर्निंग, यानी कि एस हट गया। तो दोस्तों जैसे कि मैं कहूँ मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैंने पढ़ा था, आई हैड रेड। तो इस तरह से जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका जो टेंस होता है या फिर नाउन का जो जेंडर होता है उसके अनुसार चेंज हो जाएं तो उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नन फाइनाइट वर्ब इसका उल्टा, ऐसी क्रियाएं जैसे कि जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जिनका न तो किसी टेंस का असर पड़ता है और न ही किसी सब्जेक्ट का असर पड़ता है, यानी कि जेंडर का फर्क पड़ता है, तो उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि किस टाइप को किस वर्ब में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।